हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके 50 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह क्लास उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें बिहार स्पेशल से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में प्रश्न बन चुका है और 67th बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है और बीपीएससी टीआरई में भी ये प्रश्न पूछा गया था। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर रेशम के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? इंपॉर्टेंट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51.50%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ डाटा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी है? तो लगभग 61.80% है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 61.80%, और जो कि ये क्या है, सबसे कम साक्षर दर वाला राज्य है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 61.80%। जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.20% ये पुरुष साक्षरता दर है और महिला 51.50% महिला साक्षरता दर है। ये तीनों फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो पटना है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, बिहार का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। रोहतास का की साक्षरता दर कितनी है? तो 73.37%, जो कि क्या है, बिहार में सर्वाधिक है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, तो पूर्णिया सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है और पूर्णिया का जो है साक्षरता दर कितना है? तो 51.08%। और सबसे ज्यादा किसका है? तो रोहतास का। सबसे कम तो पूर्णिया का है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसमें भी आपका क्या है? पूर्णिया है। और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। कितना है? तो 62.97%। देखिए, रोहतास में क्या है, सबसे अधिक साक्षरता दर भी है और पुरुष में भी सबसे ज्यादा यहाँ पे साक्षरता दर है और महिला में भी सबसे ज्यादा साक्षरता दर रोहतास में ही है। ठीक है, और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा है। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? तो सहरसा में है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनिए। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार क्रम चुनना है। ठीक है, आप सभी को पता है सबसे ज्यादा शहरीकरण किस जिले में है? तो पटना में सबसे ज्यादा शहरीकरण है। तो इसमें देखिए, ये दोनों तो ऐसे कट गए क्योंकि जो है घटते से बढ़ते पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा, फिर मुंगेर और सबसे ज्यादा किसका है? तो पटना का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पटना जिले में शहरीकरण का उच्चतम स्तर 44.3% है। इसके अलावा केवल 2 जिले, मुंगेर जिसमें आपका 28.3% और नालंदा
26.2% में 25% से अधिक शहरीकरण है। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, पटना, फिर मुंगेर, सबसे ज्यादा किसका है? पटना का, फिर मुंगेर, फिर नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है? देखिए, यह प्रश्न 67th बीपीएससी में पूछा गया था और ये उस समय करंट अफेयर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा मिलेगा? ये भी आपका 67th बीपीएससी में पूछा गया था, उस समय करंट अफेयर था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.12%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। ठीक है, वर्तमान में कौन है? एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये भी ध्यान रखिएगा, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है ये। ठीक है, वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये भी ध्यान रखिएगा, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप सभी को पता होगा, किसे? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? ये भी ध्यान रखिएगा, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था? ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। और अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में जो है अंतिम उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। और मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी और कुशीनगर में इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, प्रथम बौद्ध परिषद या संगीत के अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले वाली क्लास में हम सारा पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकश्यप। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत या परिषद के क्या थे? अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो 486 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजगिरी के बाहर स्थित सप्तपदी गुफा में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? तो ये राजगिरी में हुई थी। उस समय राजा कौन था? तो अजात शत्रु जो है उस समय राजा थे। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम बौद्ध परिषद ने बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्रित किया और उन्हें व्यवस्थित किया, जिन्हें पाली त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिपिटक का संकलन जो है किसमें हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत में हुआ था। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? एक तो आपका विनय पिटक हो गया, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। ये आपका 3 पिटक है। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, और इन सब का संकलन पहले बौद्ध संगीत में हुई थी। ठीक है, और हम बौद्ध संगीतों की बात करते हैं तो कुल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली कहाँ पे हुई थी? तो पहली अभी हमने पढ़ा, तो पहली राजगिरी में हुई थी। पहली राजगिरी में हुई थी। अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। और उस समय शासक कौन था? तो अजात शत्रु जो है उस समय शासक था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, साबकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, साबकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उस समय शासक कौन था? ये भी ध्यान रखिएगा, दूसरी बौद्ध संगीत के समय शासक कौन था? तो कालाशोक था। ठीक है,
काला अशोक दूसरी बौद्ध संगीत के समय क्या था, शासक था। तीसरी की बात करते हैं तो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिस ने की थी। ठीक है, मोगली पुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उस समय जो है शासक कौन था ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीत अशोक के समय में हुई थी। चौथी की बात करते हैं तो चौथी जो है कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। और जो है इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और किसके समय में हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, तो कनिष्क के समय में यह बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, पहली अजातशत्रु के समय में, दूसरी कालाशोक के समय में, तीसरी अशोक के समय में और चौथी कनिष्क समय में ये बौद्ध संगीति हुई थी। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से किसका संबंध नहीं है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से पूछ रहा किसका संबंध नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। ये किस आंदोलन से जुड़े थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो है चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और प्रमुख वकीलों की एक टीम के साथ अमोलवा गांव में संत राउत के घर पर रुके। ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बाबू गया प्रसाद सिंह, राजकुमार शुक्ला, रामनवमी प्रसाद और जेबी कृपलानी सहित अन्य शामिल थे। इन सबका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और किसके बुलावे पर महात्मा गांधी जी वहां पे गए थे, तो राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचेंद्र नाथ सन्याल ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1913 में सचेंद्र नाथ सन्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट है 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ प्रश्न। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए इसमें कौन कौन और जुड़े थे, तो फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1931 में इसका गठन हुआ था। बाद में 1934, ये भी ध्यान रखिए, बाद में 1934 में जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक बुलाई और औपचारिक रूप से बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर पूछा जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1934 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और आचार्य नरेंद्र देव पार्टी के अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण जो है सचिव बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, जब इसकी स्थापना जो 1934 में हुई तो उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो नरेंद्र देव जो है अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण इसके क्या बने, महासचिव बने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा कहां पे स्थित है, सभी को पता होगा। शेर शाह का मकबरा ये जो है सासाराम में स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में है। मकबरा शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था।
बिहार के एक पठान ने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूर्य साम्राज्य की स्थापना की। 1545 में कालिंजर के किले में आकस्मिक बारूद विस्फोट से उनकी मृत्यु हो गई। शेषा सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1545 में कालिंजर के किले में आकस्मिक बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो ये मकबरा है शेरशाह सूरी का, यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला के एक उदाहरण है। ठीक है, ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बना है। इसे इसके जो वास्तुकार हैं तो मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसके वास्तुकार कौन थे? तो मीर मोहम्मद अलीवाल खान। ठीक है, और यह 1540 और से 1545 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 9 अगस्त जैसे ये शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया गया? जो मुख्य कार्यकर्ता थे यानी जो क्रांतिकारी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे गिरफ्तार करके महात्मा गांधी जी को कहां रखा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कहां गिरफ्तार करके रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में इन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कहां पे गिरफ्तार करके रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में इन्हें रखा गया था। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था और बाद में यहीं से ये फरार हो गए थे। और फरार होके जो है किसकी स्थापना की थी? आजाद दस्ता की स्थापना इन्होंने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि किस दिन ये फरार हुए थे यहाँ से? तो दिवाली के दिन यहाँ से फरार हो गए थे। ठीक है, दिवाली के दिन यहाँ से फरार हो गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, ये बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1922 में कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गया अधिवेशन 1922 और इसकी अध्यक्षता तो चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। चित्तरंजन दास, जिन्हें लोकप्रिय रूप से देशबंधु के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक बंगाली स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये राजनीतिक गुरु थे। ये भी ध्यान रखिएगा, नेताजी के गुरु कौन थे? तो CR दास थे। CR दास 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसी के बाद जो है 1923 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 1923 में CR दास ने किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? तो गया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गया में। बिहार के जमुई, गया और नवादा जिले में अबरक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना। बिहार की राजधानी पटना 3 नदियों गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। ठीक है, ये जो पटना है ये गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित है। गंगा इसकी उत्तरी सीमा के साथ बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तरी सीमा के साथ बहती है। पुनपुन जो नदी है, पुनपुन नदी पटना में फतुहा के पास गंगा में मिलती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पटना के पास
पटना में फतुआ के पास गंगा मिलती है पुनपुन नदी। जो कर्मनाशा नदी है ये चौसा, जो बक्सर जिला के पास ये गंगा नदी में मिलती है, कर्मनाशा नदी, ये भी ध्यान रखिएगा, चौसा के पास मिलती है। सरयू नदी छपरा में उत्तर पश्चिम दिशा में गंगा में मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो सरयू नदी है ये छपरा में जो है उत्तर पश्चिम दिशा में गंगा में मिलती है। ये गंगा की सब सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कांवर झील। देखिए अभी हाल ही में 2 और रामसर साइट बनाए गए हैं बिहार में, कौन कौन से ये भी ध्यान रखिएगा, नागी और नकटी, ये 2 रामसर साइट और हैं। ठीक है, बिहार में कुल कितने हो गए? तो 3 हो गए। एक आपका हो गया नागी, दूसरा नकटी और तीसरा जो पहले से था कांवर झील। तो वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांवर झील की बात करते हैं तो कांवर झील ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया था ये बीपीएससी टीचर में। तो ये किस जिले में है? तो ये बेगूसराय में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में स्थित है ये। और ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की अक्सबो झील है, यानी ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मीठे पानी की है, सबसे बड़ी है एशिया की, बेगूसराय में है ये। नेक्स्ट है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, कई बार पूछा गया है ये। तो ये गया में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और कोई सुझाव भी हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है इसको जरूर देखिएगा पूरा। ठीक है, देखिए ब्रह्मयोनी बिहार के गया में एक पवित्र पहाड़ी है जिसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है, या विष्णुपद मंदिर से बहुत करीब है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गया के बारे में यहाँ पे दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? करा बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिम। ठीक है, देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र, फिर जिला दिया है, फिर मिट्टी दिया है, इसको देख लेते हैं, टेबल इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें कृषि जलवायु क्षेत्र जो आपका उत्तरी पश्चिमी है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो उत्तर पश्चिम में आपका पश्चिमी चंपारण आता है। ठीक है, आपका ये पहला है। उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण है, सारण आता है, इसमें सिवान आता है, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय, ये सब जिले इसमें आते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र 1 में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। मिट्टी यहाँ पे रेतीली दोमट मिट्टी। ठीक है, इस क्षेत्र के 6 व्यापक मृदा संघ समूह हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला इसमें आपका उप हिमालय और वन मिट्टी, क्योंकि ये हिमालय के गिरपाद में स्थित है। उसके बाद आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी, तराई मिट्टी, युवा जलोढ़, ठीक है, युवा जलोढ़ चूनायुक्त लौड़ी मिट्टी, युवा जलोढ़ चूनायुक्त गैर चूनायुक्त लौड़ी मिट्टी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, ये सब यहाँ पे मिट्टियां पाई जाती हैं। दूसरा आपका कृषि जलवायु क्षेत्र जो दूसरा है ये उत्तर पूर्व का है। दूसरा इसमें आपका पूर्णिया आता, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधुपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज आते हैं। ठीक है, ये उत्तर पूर्व में ये सब जिले आते हैं। तीसरा आपका कृषि जलवायु क्षेत्र 3A। ठीक है, इसमें आपका ये दक्षिण पूर्व है। ठीक, दक्षिण पूर्व में शेखपुरा आता है, मुंगेर आता है, जमुई आता है, लखीसराय, भागलपुर और बांका आता है। जो कृषि जलवायु क्षेत्र 3B है, ये कौन सा आपका भाग है? दक्षिण पश्चिम का है। इसमें आपका रोहतास आता है, भोजपुर आता है, बक्सर, भभुआ, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद, और इसमें क्या आते हैं? गया। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं इस जलवायु क्षेत्र में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए जलवायु क्षेत्र भी सारा आपका दिया है। देखिए जोन 1 है ये आपका। ठीक है, उत्तर पश्चिम का जोन 1 है, इसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें अब कितने जिले आते हैं? इसमें लगभग 13 जिले आते हैं। ठीक है, 13 जिले आते हैं। उसके बाद आपका जोन 2 है, इसमें आपका 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक, ये आपका जोन 3A है। ठीक है, जोन 3 है, इसमें आपके कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसमें आपके 6 आते हैं। ठीक, उसके बाद आपका ये आपका 3B वाला है। ठीक है, जलवायु क्षेत्र जो 3B था, इसमें 11 आपके जिले आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैप के माध्यम से समझेंगे आप लोग तो आराम से समझ में आ जाएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में
पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, यानी जो है किस जिले का जो है लिंगानुपात जो है सबसे ज्यादा है, तो गोपालगंज का है। ठीक है, गोपालगंज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार स्पेशल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं ना, ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप जो है प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करिए, किसी भी एग्जाम का हो। ठीक है, गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें बिहार का लिंगानुपात कितना है, बिहार का जो है लिंगानुपात 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। यहाँ कितना है लिंगानुपात, ये भी ध्यान रखिएगा, तो 1021 जो है यहाँ का लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात जो है किसका है, तो मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात है, कितना है 876। सबसे ज्यादा गोपालगंज, उसके बाद सबसे कम मुंगेर का है 876। बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो बिहार का कितना है, तो बिहार का 935 है। ठीक है, बिहार का 935 है। बाल लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। और सबसे अधिक बाल लिंगानुपात कहाँ पे है, तो किशनगंज में है। कितना है, 971 है, सबसे अधिक है जो। और सबसे कम जो है बाल लिंगानुपात जो है कहाँ का है, तो वैशाली का है, कितना 904 है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो ये 1913 में पहली बार बुलाई गई थी। 20 जनवरी 1913 को पटना के बांकीपुर में बुलाई गई थी बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में। बिहार का गठन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसलिए जो है 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38 सीटें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा की बात करते हैं तो कुल सीटें कितनी हैं बिहार विधानसभा में, तो 243 सीटें हैं टोटल। और इसमें टोटल आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 40 सीटें जो है आरक्षित हैं, जिसमें एससी के लिए कितनी सीटें हैं, 80 एससी के लिए 38 सीटें हैं, और एसटी के लिए कितनी सीट है, तो 2 सीट आरक्षित है। इसमें एससी के लिए पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसटी के लिए पूछा होता है तो 2 होता है, और टोटल पूछा होता है कि कुल कितनी सीटें आरक्षित है बिहार विधानसभा में, तो 40 सीटें आरक्षित है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को राजकुमार शुक्ला और संत राउत ने चंपारण आमंत्रित किया था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सफल सत्याग्रह था, इसके बारे में बता चुका हूं। सत्याग्रह यूरोपीय बगान मालिकों द्वारा अपनाई गई शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ हुआ था। ठीक है, और ये किसके खिलाफ हुआ था, तो 3 कटिया पद्धति के खिलाफ हुआ था, आप सभी को पता है। ठीक है, 3 कटिया पद्धति के खिलाफ यह हुआ था। राजकुमार शुक्ला की बात करते हैं। राजकुमार शुक्ला का जन्म 23 अगस्त 1875 को बिहार के चंपारण के सतवारिया गांव में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। वे चंपारण के एक प्रसिद्ध नील किसान थे और वे एक साहूकार भी थे। वे चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के कारण प्रसिद्ध हुए। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया, जो भारत के स्वतंत्र संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस वर्ष बिहार को विभाजित करके झारखंड बनाया गया था? किस वर्ष बिहार को विभाजित करके झारखंड बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, सन 2000 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार को विभाजित करके झारखंड राज्य बनाया गया। उसी वर्ष उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य भी बनाए गए थे सन 2000 में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया था, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है?
बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये राजगीर घिरा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजगीर, ठीक है। ये आप जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह रत्नागिरी, विप्लवाचल, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी नामक 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध, हिंदू और जैन तीर्थ स्थल भी है राजगीर, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के चिराद की सबसे पुरानी संस्कृति है, बिहार के चिराद की सबसे पुरानी संस्कृति है, तो ये आपका जो है नवपाषाण कालीन संस्कृति है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिराद जो है नवपाषाण काल संस्कृति का स्थल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चिराद बिहार के सारण जिले में, ठीक है, किस जिले में है, सारण जिले में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह भारत में नवपाषाण संस्कृति का पहला ज्ञात स्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि चिराद में ताम्रपाषाण और लौह युग की बस्तियों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था इन्होंने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था बाबा ठाकुर दास ने। बाबा ठाकुर दास ने महिलाओं के सामाजिक उत्थान, गरीबों की मदद करने और समाज से छुआछूत और रूढ़िवाद को मिटाने के उद्देश्य से 1906-07 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए, अगर रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में प्रवेश किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में जो है कब प्रवेश किया था? तो 22 अप्रैल 1858 को, ऑप्शन ए 22 अप्रैल 1858। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, सभी पता है, ये बहुत बार प्रश्न बना है ये। 22 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में पुनः प्रवेश किया और अंग्रेजों को हराया, लेकिन युद्ध में घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में अपने महल में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया है ये। तो 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार से। चंपारण आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी मैंने बताया था ये नकदी फसलें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, और 3 कटिया पद्धति के खिलाफ था, ठीक है। नील बगान मालिक, देखिए 1917 का चंपारण आंदोलन नील बगान मालिकों की 3 कटिया प्रणाली के खिलाफ था। तो मूल रूप से यह नकदी फसल के खिलाफ था। जो नील है ये क्या है, नकदी फसल है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1904 में ब्रिटिशों का बहिष्कार करने और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, 1904 में ब्रिटिशों का बहिष्कार करने और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। तो कहां पे? बिहार में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का बहिष्कार करने और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। गोल्डन लीग सोसाइटी का गठन 1904 में शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया गया था, जिन्होंने एक व्यायामशाला को स्थान के रूप में इस्तेमाल किया था। उल्लेखनीय सदस्यों में वारेन घोष, उनके चाचा मनेंद्र बसु और कई अन्य शामिल थे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें वारेन घोष और उनके चाचा मनेंद्र बसु शामिल थे, ठीक है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और ये अंग्रेजों का बहिष्कार करने और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, देवघर में, ठीक है, गोल्डन लीग की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का आयोजन किसने किया था? अभी मैंने बताया था आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहते हुए जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई क्षेत्र बकरी का टापू से ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए आजाद दस्ता का आयोजन किया था, ठीक है। जब ये फरार हो गए थे उसके बाद इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बिहार हेराल्ड की शुरुआत 1872 में किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, बिहार हेराल्ड की शुरुआत जो है किसने किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबा गुरु प्रसाद सेन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबा गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड है, ठीक है, इसे गुरु प्रसाद सेन ने
1875 में शुरू किया था। बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था और प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में शुरू किया था। सर्चलाइट की बात करते हैं। द सर्चलाइट बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक है ये। अब इसके पहले हमने जो ये पढ़ा द बिहार हेराल्ड, ये साप्ताहिक था। अगर दैनिक पूछा जाए तो सर्चलाइट, ठीक है। 1881 में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवादियों द्वारा द मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड नामक एक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। नेक्स्ट है, 2011 में बिहार के कितने जिलों की आबादी 10 लाख से कम थी? कह रहा 2011 में बिहार के कितने जिलों की आबादी 10 लाख से कम थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 38 जिलों में से केवल 3 जिलों की आबादी 10 लाख से कम थी। ये जिले कौन कौन से हैं? अरवल है, शिवहर है और आपका क्या है, शेखपुरा है। ठीक है, ये तीनों है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार के उन जिलों के नाम बताइए जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। सबसे कम कराए कि बिहार के उन जिलों के नाम बताइए जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। अभी हमने पीछे पढ़ा था सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी है? तो सहरसा की है। और 2001 के अनुसार किसका है? तो किशनगंज का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, किशनगंज और सहरसा। ये सहरसा जो है 2011 के अनुसार है और किशनगंज 2001 के अनुसार है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जिलों के बारे में दिया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार का हिस्सा कितना है? देखिए उस समय ये करंट अफेयर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10.06। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस राजनीतिक दल से किया था? रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है किस दल से की थी इन्होंने? तो ऑप्शन सी, संयुक्त समाजवादी पार्टी से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त समाजवादी पार्टी से की थी। वह 1969 में अलौली एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे और उन्होंने 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाई और 8 अक्टूबर 2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें करंट अफेयर था ये। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी मैंने बताया था कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। बिहार में कुंवर सिंह जगदीशपुर के प्रतिष्ठित उज्जैनिया पवार राजपूत परिवार के सदस्य थे, जो भारत के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। ये बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। 1857 के सिपाही विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका देख लेते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे कुंवर सिंह। 1857 के महान विद्रोह में एक नायक के रूप में मरना तय था और यह लगभग 1777 की बात है, जब बाबू कुंवर सिंह लगभग 80 वर्ष के थे। तब 1857 में पूरे भारत के लोग ब्रिटिश शासन के विरोध में खड़े हुए थे। वह अपनी युवावस्था पार कर चुके थे। उन्होंने उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी थी। जब युद्ध का आह्वान हुआ तो कुंवर सिंह अपनी वृद्धावस्था और बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद लड़ाई में कूद पड़े। लगभग 1 साल तक उन्होंने दृढ़ संकल्प और अदम्य वीरता के साथ ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्रम देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ये आ चुका है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ला ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पूछ रहा है यहाँ पे, पहली राजधानी कौन सी थी? तो आप सभी को पता, मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। तो राजगृह या राजगीर थी। तो ऑप्शन में देखते हैं, नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
पहली राजधानी यानी पुरानी राजधानी क्या थी मगध की, तो राजगिरी थी, और बाद में क्या बनी, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, उदयन ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे ये, तो ये बिहार किसान आंदोलन संबंधित थे, ऑप्शन सी, बिहार किसान आंदोलन, ऑप्शन सी। देखिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929, ठीक है इंपॉर्टेंट है, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद ने किया था। वे अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे, जिसका गठन 11 अप्रैल 1936 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कुछ कांग्रेस समाजवादियों के साथ किया गया था। देखिए अगर पूछा जाए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था, अगर पूछा जाए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1936 में, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। ठीक है, इनके बारे में दिया है, कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। बर्खास्त आंदोलन ध्यान रखिएगा, बर्खास्त आंदोलन का आयोजन इन्होंने किया था 1937-38 में, बर्खास्त आंदोलन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारे देश में एक ऐसा नाम है जिसे याद रखना चाहिए। भारत में किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता, वे आज जनता के आदर्श और लाखों के एक नायक हैं। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। देखिए कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 1632 में किसने किया था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डच। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में डच ने पटना में कारखाना स्थापित किया था, ये ध्यान रखिएगा। 1632 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने डचों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने के लिए व्यापार अधिकार प्रदान किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेनिस भी देख लेते हैं। डेनिस 1774-75 में डेनिस ने पटना में नेपाली कोठी में अपना कारखाना शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का बात करते हैं, पटना में, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1620 में उन्होंने पटना के आलमगंज में सूरा के व्यापार के लिए कारखाना स्थापित किया। ठीक है, जिसकी यूरोपीय बाजार में बहुत मांग थी, जो 1621 में बंद हो गया था। 1651 में उन्होंने गुलजार बाग में कारखाना स्थापित किया। वर्तमान में गुलजार बाग में कंपनी का कारखाना सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया गया है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो सभी को पता होगा कब हुआ था, बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी। ठीक है, 1912, 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में तिनकटिया प्रणाली में नील की खेती के लिए किसकी भूमि आरक्षित की जानी थी, कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी, तो 3/20। इसी को क्या कहा जाता है, तीन कटिया, यानी 20 में 3 पर क्या करना था, नील खेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिनकटिया प्रणाली, ऑप्शन सी। तिनकटिया प्रणाली वह प्रणाली जिसके तहत बिहार के चंपारण के मूल किसानों को हर 20 भाग भूमि में से 3 भाग पर क्या करना होता था, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसी को क्या कहा जाता है, तिनकटिया पद्धति, और इसी के विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, देखिए प्रश्न भी आ गया। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह बिहार के क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 को खानवा में हुआ था। ये कल मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, अन्य बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, बिहार में करा पहला कांग्रेस अधिवेशन, तो ये पहला जो है पटना में हुआ था, बांकीपुर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, पहला 27वां 1912 में बांकीपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आर्यन मधोलकर ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है ये, आर्यन मधोलकर। उसके बाद 37वां हुआ 1922 में, कहाँ पे, गया में, और इसके अध्यक्षता CR दास ने किया था। 53वां 1940 में हुआ, देखिए रामगढ़ अब पहले जो बिहार में था अब झारखंड में है। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये 3 अधिवेशन उस समय बिहार में हुए थे, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जिसमें सबने अवज्ञा का प्रयोग किया गया तो कौन सा है, तो चंपारण है, ऑप्शन ए। और ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, खनिज और जिले के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। खनिज और जिले के युग्म दिया है और पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित है, तो चूना पत्थर कैमूर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर कैमूर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, मुंगेर कैमूर हो गया, मुंगेर और रोहतास ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, नवादा, जमुई और गया ये मीका के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। ठीक है, देखिए वैसे तो अभ्रक के लिए यह भी होना चाहिए था, अभ्रक के लिए गया भी प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें ए माना है। ठीक है, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा क्वार्टजाइट, और बांका और रोहतास सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्योग और स्थान के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उद्योग और स्थान का युग्म दिया है, तेल रिफाइनरी बरौनी में स्थित है, करेक्ट है। सीमेंट ये आपका बंजारी में है, करेक्ट है। उर्वरक भौराही और भारत वैगन और इंजीनियरिंग प्लांट ये भागलपुर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। और ये कहाँ पे है, ये भागलपुर नहीं बल्कि कहाँ पे है, ये मोकामा में है। ठीक है, मोकामा में भारत वैगन और इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुजफ्फरपुर और मोकामा में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाइडमोंट या पीडमोंट दलदली मिट्टी बिहार के निम्नलिखित जिलों में से केवल किस जिले में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, पीडमोंट दलदली मिट्टी जो है ये पश्चिमी चंपारण पाई जाती है, ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में यह पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पाइडमोंट दलदली मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। यहाँ दलदलों की बहुतायत पाई जाती है, जो इस क्षेत्र में धान की खेती के लिए अनुकूल है। इंपॉर्टेंट है, ये धान की खेती के लिए क्या होती है, उपजाऊ होती है यह मिट्टी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन सी मिट्टी है आपका, पीडमोंट मिट्टी, चंपारण है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, तराई मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे आपका खादर पाई जाती है। ठीक है, खादर क्या होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ से देखिए गंगा बीचों बीच से यहाँ की बहती है, तो यहाँ पे जो अपना मिट्टी छोड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। बांगर आपका देखिए यहाँ पे इधर एरिया में बांगर पाया जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और जो बलथर मिट्टी पाई जाती है ये इस साइड पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। बिहार के प्रशासनिक प्रभागों में निम्नलिखित युगों में से किसमें गंगा नदी नहीं बहती, कह रहा किसमें गंगा नदी नहीं बहती है, तो आपका हो जाएगा कोसी मगध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी मगध। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, या उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, या बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बिहार में गंगा नदी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के मध्य से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, या दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर और तिरहुत, सारण में बहती है, और कोसी मगध से या नहीं बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, जनजाति और जिले के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा मुंडा जमुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बाकी संथाली बांका में, उरांव सुपौल में और खरवार भागलपुर में। बिहार में 33 जनजातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, जैसे आपका संथाल कहाँ पे पाई जाती है, भागलपुर में, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, इन सब में क्या पाई जाती है, आपका क्या संथाल जनजाति पाई जाती है। ओरांव की बात करते हैं तो आपका जैसे ओरांव पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, चंपारण, भागलपुर में। खरवार भागलपुर, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर में। गोंड, सिवान, भोजपुर, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, सारण, रोहतास। मुंडा देखिए, मुंडा यहाँ पे कहाँ पाई जाती है, कटिहार में पाई जाती है। ठीक है, कटिहार में। चेरो, रोहतास, भोजपुर, गया। कोरा, मुंगेर, जमुई, कटिहार। थारू इंपॉर्टेंट है ये, थारू पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। कोरवा, रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार। लोहरा पूर्णिया में, और माल पहाड़िया, भागलपुर, सहरसा। ये सब जनजातियां हैं बिहार की, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।